सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लेकर हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक और नया इंटरेस्टिंग एंड रोमांटिक चाइनीज ड्रामा जिसका नाम है अबाउट इज लव। तो कहानी की शुरुआत होती है फीमेल लीड जू को दिखाते हुए, जो पढ़ाई में अच्छी नहीं थी पर उसे पेंटिंग करना बहुत ही अच्छा लगता था, इसीलिए उसे एक 3rd ग्रेड आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन मिला। तो आज कॉलेज में स्कॉलरशिप्स दिए जा रहे थे जो स्पॉन्सर कर रहे थे मिस्टर वे किंग, युनमा कॉर्पोरेशन का CEO जो इस कहानी का मेन लीड है। तो स्कॉलरशिप में जू का भी नाम आता है, मगर उसका नाम सुनकर किसी को भी बिलीव नहीं होता, क्योंकि पढ़ाई के मामले में कॉलेज में भी उसकी स्कूल जैसी ही हालत थी। इसीलिए तो जू के फ्रेंड्स को भी बिलीव नहीं होता। पर फिर जू भागते हुए कुछ देर में पहुंच जाती है, जिसे जब पता चलता है कि उसे स्कॉलरशिप मिल रहा है, इवन उसे खुद भी बिलीव नहीं होता। इसलिए वो अपने फ्रेंड से कहती कि शायद कोई गलती हुई होगी या तो फिर किसी दूसरे जू का नाम होगा, मगर प्रोफेसर कंफर्म करते हुए बताते हैं कि वो जू तुम ही हो। जो सुन वो शॉकिंगली स्टेज पर जाती है, जहाँ पर स्कॉलरशिप देने के लिए खुद वेकिंग उसके पास आता है, जिसे देखकर वो पूछती है कि आखिर आप यहाँ कैसे। तभी शुरू होता है एक फ्लैशबैक। 1 महीने पहले जू द माउंटेन आर्ट गैलरी होटल गई थी, वहाँ पर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने के लिए, जहाँ का सुपरवाइजर उसे काम पर रखना नहीं चाहता था, क्योंकि वो एक आर्ट्स कॉलेज की स्टूडेंट थी। इसीलिए उसे होटल मैनेजमेंट का काम आता तो नहीं होगा, मगर जू उन्हें अपने दूसरे टैलेंट से लाइक भारी चीजों को उठाना, हर चीज सही से और टाइम से फिनिश करना, इन सब के बारे में बताकर सुपरवाइजर को मना लेती है। लेकिन वो तो यहाँ स्पेशली अपने क्रश को चाइनीज वैलेंटाइंस डे पर प्रपोज करने के लिए आई थी, जो 1 महीने बाद अपने कुछ दोस्तों के साथ यहाँ पर एक ट्रिप के लिए आने वाला था। तो जू के उस चाइल्डहुड क्रश का नाम था मिंग चेंग, जो बचपन से उसका नेबर है। तो जू यहाँ पर 1 महीना काम करके मिंग चेंग और उसके फ्रेंड्स के लिए होटल का स्पेशल रूम बुक करती है। तो जू मिंग चेंग के लिए लव लेटर लिखती है, जिसके साथ एक रिंग एक कवर में डालकर उस रूम के पिलो के नीचे रख देती है और बहुत खुश हो रही होती है। लेकिन इधर हमें पता चलता है कि मिंग चेंग जू को तो सिर्फ अपना दोस्त मानता है। तो होटल की ओर आते हुए मिंग चेंग की कार खराब हो जाती है, जिस वजह से उन्हें होटल पहुंचने में देर होने वाली थी। तो इस बार में मिंग चेंग जू को कॉल करके बताता है और कहता है कि वहां पहुंचने के बाद वो लोग साथ में मीटियोर शावर देखने के लिए जाएंगे, जो सुनकर ही जू की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। तभी अचानक होटल में सारे लोग भागम भाग शुरू कर देते हैं, क्योंकि अभी होटल के मालिक यहाँ पर आने वाले हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, जो कि और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन लीड वेकिंग होता है। लेकिन जू को तो होटल के CEO के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। होटल के अंदर एक फेमस पेंटर की पेंटिंग के साथ सेल्फी खींचने लग जाती है। अभी उसे सुपरवाइजर देख लेता है तो उसे डांट कर वो उसे अपने साथ बाहर ले आता है बॉस का वेलकम करने के लिए। लेकिन वेकिंग तो दूसरी ओर से अपना सारा क्लीनिंग का सामान लेकर उसी स्पेशल रूम में चला जाता है, जो जू ने बुक कराया था, जहाँ पर मास्क वगैरह लगाकर वो रूम की पूरी साफ सफाई करने लग जाता है, जिस चक्कर में वो जू का लव लेटर भी फेंक देता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि वेकिंग को तो बहुत ही खतरनाक OCD है, जिसकी वजह से उसे ह्यूमन टच से एलर्जी है, इसीलिए वो कुछ ज्यादा ही क्लीन फ्रीक है। तो रूम की साफ सफाई करके वो उस रूम का सारा सामान बाहर फेंकवा देता है। इस बारे में जब जू को पता चलता है तब तो वो बहुत ही परेशान होती है। ऊपर से वेकिंग सुपरवाइजर को कॉल करके बताता है कि वो जिस रूम में ठहरा है उस रूम की साफ सफाई अच्छे से नहीं की गई है, इसके लिए सुपरवाइजर उसे सॉरी वॉरी कहता है। वेकिंग उसे अपने लिए एक बटलर का इंतजाम करने के लिए कहता है, जो 24 घंटे उसके आसपास रहेगा। अब उस रूम की जिम्मेदारी थी जू पर, इसलिए सुपरवाइजर पहले तो उसे डांट लगाता है रूम की साफ सफाई अच्छे से ना करने की वजह से, जिसके पनिशमेंट के तौर पर उसे वेकिंग का बटलर बना देता है। तो इस मौके का फायदा उठाकर जू अपने लेटर को ढूंढने के लिए उस रूम में जाती है, जहाँ जाकर वो देखती है कि पूरे रूम का तो नक्शा ही बदल चुका था, इसीलिए उसे अपना लेटर बेड पर नहीं मिलता, क्योंकि वेकिंग ने तो उन सारी चीजों को ऑलरेडी फेंकवा चुका था। लेकिन वार्डरोब में एक सूट की पॉकेट में उसे उसी कलर का एक कवर दिखता है, जिसे लेने के लिए वो जैसे ही अंदर जाती है तभी अचानक वेकिंग उसके सामने आ जाता है और जू का हाथ उसके फेस पर जाकर लगता है। अब जू के टच करने की वजह से वेकिंग जोर से चिल्लाकर खुद ही भाग जाता है। फिर थोड़ी देर बाद बाथरूम में बाहर आकर उसे डांटने लग जाता है। तो जू से बताती है कि उसे वेकिंग का ही 24/7 बटलर अपॉइंट किया गया है। तो वेकिंग उसे एक फोन देता है, बताता है कि जब वो बुलाए तभी वो उसके सामने आए, वरना उससे दूरी मेंटेन करे। क्या कर उसे भगा देता है। जिसके बाद वेकिंग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खाना खा रहा था, जहाँ पर उस लड़की को देखकर जू को याद आता है कि वो तो मिंगचेंग की यूनिवर्सिटी में ही सबसे पॉपुलर लड़की है, जिसका नाम रेन है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि वेकिंग को एक बार लेक में गिरने से बचाया था, जिसके छूने पर वेकिंग को एलर्जिक रिएक्शंस नहीं हुए थे, इसीलिए वेकिंग ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया था। लेकिन यहाँ जब वेकिंग उसे उसकी एक लॉकेट लौटाने जाता है, जो उस दिन वेकिंग के हाथ में रह गई थी, जिस दिन रेन ने उसे बचाया था, मगर उस लॉकेट को रेन पहचान ही नहीं पाती, जिससे वेकिंग को अब थोड़ा उस पर डाउट होने लगा था कि उस दिन उसे बचाने वाली शायद रेन नहीं थी। ऊपर से रेन जब उसके हाथ में टच करती है तो वेकिंग के एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो जाते हैं, इसलिए वेकिंग हैंड ग्लव्स पहन लेता है। वहीं जू तो अपना लेटर लेने के फिराक में थी, जो उसे लग रहा था कि वेकिंग के सूट के पॉकेट में है, मगर इससे पहले वो कुछ करती वेकिंग रेन को लेकर चला जाता है। तो रेन वेकिंग के क्लोज आने के लिए उससे बैक हग कर लेती है, जिससे वेकिंग को फिर से एलर्जिक रिएक्शंस होने लगते हैं, जिससे परेशान होकर वो जल्दी से जू को मैसेज करता है और उसे किसी बहाने से रेन को यहाँ से भगाने के लिए कहता है। मगर जू तो ये फ्री में करने वाली नहीं थी, इसीलिए वो उससे पैसे डिमांड करती है, जिसके लिए वेकिंग मान जाता है। तो जू आकर रेन को रेस्ट करने के बहाने रूम भेज देती है। तो वेकिंग इसके बदले जू को उसके पैसे दे देता है, मगर अपने रूम जाने पर उसे पता चलता है कि उसके पूरे बॉडी पर एलर्जी की वजह से रैशेस आ गए थे। जिसके बाद हमें वेकिंग के बारे में पता चलता है कि काफी सालों के इलाज के बाद भी उसका ये एलर्जी ठीक नहीं हो रहा है, जिससे परेशान होकर जब वो एक दिन बहुत ज्यादा ड्रिंक करके लेक के पास गया ही था कि तभी पैर स्लिप होने की वजह से वो ब्रिज से नीचे गिरने ही वाला था, मगर तभी एक लड़की ने आकर उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लिया था, जिससे वेकिंग उस लड़की
लड़की के ऊपर जा गिरा था, मगर उसके टच करने पर भी वेकिंग को कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ था। तभी उसी लड़की का वो लॉकेट भी वहीं पर गिर गया था और वेकिंग भी बेहोश हो गया था। पर जब उसे होश आया तब उसके सामने रेन आ गई थी, इसीलिए वेकिंग को लगा था कि शायद रेन नहीं उसे बचाया था, इसीलिए उसने रेन को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया था। मगर अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि रेन वो लड़की नहीं थी। वहीं जू एक और बार अपना लव लेटर ढूंढने के लिए चुपचाप से वेकिंग के रूम में घुस जाती है, लेकिन वार्डरोब में छुपने के चक्कर में वो फिर से पकड़ी जाती है। तो वो कई सारे बहाने मारने लग जाती है, मगर वेकिंग को तो उसकी किसी भी बातों पर बिलीव ही नहीं होता। अब जू को बाहर निकालने के चक्कर में जब वो उसे बाहर खींचता है तो वो उसके करीब चली आती है, जिससे वो फिर से उसके बॉडी पर टच करती है और इस बार तो उसके बॉडी पर उसे रैशेस भी दिख जाते हैं, जिससे वेकिंग उस पर और ज्यादा भड़क जाता है। तो वो उसे दोबारा उसके सामने ना आने की वार्निंग देता है, वरना वो उसे काम से निकाल देगा, ये बोलकर उसे रूम से बाहर निकाल देता है। तभी जू को मिंगचिंग का कॉल आता है, जो बताता है कि वो लोग एक गाड़ी में लिफ्ट लेकर होटल की ओर आ ही रहे हैं, तो रात में मिलकर वो लोग मीटियोर शावर देखेंगे। ये सुन जू तो खुश हो ही रही थी, पर तभी उसे याद आता है कि अभी तक तो उसे अपना लेटर ही नहीं मिला है। तो वो इस मामले में हेल्प मांगने के लिए रेन के पास जाती है, तो रेन उसका लेटर ढूंढने में उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है, जिसके बदले वो जू से कॉन्ट्रासेप्टिव्स लाने के लिए कहती है, जिनकी ये सारी बातें दूर से वेकिंग सुन लेता है। अब जू तो सुपरमार्केट के लिए चली जाती है, जिस वजह से वेकिंग को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो वो सुपरवाइजर को कॉल करके जू को निकालने के लिए कह देता है। अब जू गिरते पड़ते हुए दुकान पहुंच जाती है, जहाँ से सामान खरीद कर वो वापस आ जाती है। वहीं इधर वेकिंग रेन से ब्रेकअप कर लेता है। वही जू को तो सुपरवाइजर अंदर नहीं जाने देता। अब उसे पता चलता है कि बॉस ने तो उसे निकलवा दिया है, इसलिए वो तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो तो उसकी गर्लफ्रेंड के लिए ही काम करने गई थी, इसीलिए वो वेकिंग से बदला लेने के लिए उसका वेट करने लगती है। और वेकिंग जब रेन से ब्रेकअप करके बाहर आता है तो जू उसके कार में बैठ जाती है, ताकि वो वेकिंग से अपना लेटर वापस ले सके। अब आधे रास्ते में वेकिंग को पता चलता है कि जू तो बैक सीट में छुपी हुई है, तो वो उसे चुपचाप से निकल जाने के लिए कह देता है, वरना वो उसकी पुलिस कंप्लेंट कर देगा कि जू उसे स्टॉक कर रही है। लेकिन जू तो अपना लेटर लिए बिना जाने वाली नहीं थी। वेकिंग तो उसे समझा समझा कर थक जाता है कि उसे किसी भी लेटर के बारे में पता नहीं है, मगर जू मानने को तैयार नहीं होती। वो तो उसका सूट चेक करने ही लग जाती है, जिससे उनकी बहस शुरू होती है, मगर इस चक्कर में उनकी कार जाकर पत्थरों से ठुक जाती है, जो देखकर जू तो खेतों की ओर भागने ही लग जाती है। तो वेकिंग उसे डांटते हुए उसके पीछे पड़ जाता है, मगर हमारी जू कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिस वजह से वो तो वेकिंग को धमकी दे देती है कि अगर उसे उसका लेटर नहीं मिला तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। वेकिंग भागने की कोशिश करता है तो जू उसे नीचे गिरा देती है, फिर उसकी सूट की तलाशी लेने लग जाती है। तो वहीं इधर मिंगचन और उसके दोस्त होटल पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उनका बुक किया हुआ रूम तो खाली हो चुका था, इसलिए मैनेजर उन्हें रूम की दे देता है। मगर मिंगचन काफी देर से जू को कॉल करने की कोशिश करता है, मगर जू तो उसका कॉल पिक ही नहीं करती, क्योंकि उसका फोन होटल में ही रह गया था। ऊपर से इनकी कार भी खराब हो गई थी, तो दोनों बस स्टॉप की ओर चलते हुए आ रहे थे, जहाँ पूरे रास्ते में तो इनका झगड़ा कंटिन्यू ही रहता है। पर आखिरकार जू से माफी मांग लेती है, क्योंकि उसके सूट में तो सच में कोई लेटर नहीं था। वहीं दूसरी ओर मिंगचन और उसके दोस्त मिलकर जू को हर जगह ढूंढने लग जाते हैं, जहाँ बारिश में एक जगह उन्हें रेन दिख जाती है, जिसके घुटने पर से खून निकल रहा था। तो वो सभी मिलकर पहले रेन को उसके रूम तक छोड़ने के लिए जाते हैं। वहीं इधर ये दोनों तो अपनी इस हालत का जिम्मेदार एक दूसरे को ठहराते हुए बस स्टॉप तक पहुंचकर फिर से बहस करने लगते हैं। बारिश रुक जाती है तो दोनों मिलकर मीटियोर शावर देखते हैं, फिर बस के आने पर दोनों बैठकर निकल जाते हैं, जहाँ और थोड़ी देर के लिए एक दूसरे को झेलने के बाद वेकिंग नीचे उतर जाता है, मगर जाने से पहले दोनों एक दूसरे को कहकर जाते हैं कि दोबारा से वो दोनों एक दूसरे का चेहरा कभी नहीं देखना चाहेंगे। वेकिंग तो एक आदमी से फोन लेकर अपने असिस्टेंट को कॉल करके बुला लेता है, जहाँ असिस्टेंट उसे जू के बारे में सब कुछ बताता है कि वो एक गरीब लड़की है, मगर अपने दोस्तों के साथ यहाँ का मीटियोर शावर देखने के लिए वो 1 महीने पहले यहाँ पर इंटर्नशिप करने के लिए आ गई थी। बाकी वो ना ही किसी की स्पाई थी, ना ही कोई रिपोर्टर थी। तो ये सब जानने के बाद वेकिंग सुपरवाइजर को कॉल करके आज के लिए उसे होटल में रहने की परमिशन दे देता है। तो वो होटल अपना सामान लेने के लिए पहुंचती है, जहाँ सुपरवाइजर उसे बताता है कि बॉस ने उसे आज रात यहाँ पर रुकने की परमिशन दे दी है। तभी वहाँ पर मिंगचंग आता है, तो पहले वो थोड़ा उसे डांटता है अचानक बिना बताए कहीं भी चले जाने के लिए, और इतनी दूर आकर इंटर्नशिप करने के लिए भी। वहीं इधर वेकिंग घर आकर देखता है कि उसे तो कोई भी एलर्जिक रिएक्शंस नहीं हुए थे, जबकि जू ने तो उसे काफी बार टच किया था, जो देख वो तो हैरान था। वहीं इधर जू को मिंगचंग से अपनी फीलिंग्स बताने का मौका ही नहीं मिलता उसके दोस्तों की वजह से। वहीं इधर वेकिंग को सपने में खून दिखाई देता है, जिससे वो काफी घबरा जाता है। अगले दिन वो ड्राइवर को कहकर उस होटल से जो सामान उसने बाहर निकलवाया था, जिसमें जू का वो लेटर भी था, तो वो उसे वहाँ से मंगाता है, जिसके अंदर उसे एक रिंग मिलता है, जिसका डिजाइन बिल्कुल उसी लॉकेट की तरह था जो उसी लड़की का था जिसने उसे लेक के पास बचाया था। इससे वेकिंग को डाउट होता है कि कहीं जू ही तो वो लड़की नहीं है जिसने उसे लेक के पास बचाया था, और उसी से उसे एलर्जी नहीं होती। फिर जू अपनी यूनिवर्सिटी वापस आ जाती है, जहाँ मिलते हैं जू की बेस्ट फ्रेंड फेफे से, जो पार्ट टाइम एक क्लब में वेट्रेस का काम करती है और टाइम पास करने के लिए अमीर बॉयफ्रेंड बनाती फिरती है। तो जू की अपने तीनों रूममेट्स के साथ झगड़ा हो जाता है, क्योंकि वो लोग एक नंबर की लेजी थी। रूम को तो डस्टबिन ही बनाकर रखा था, और वो लोग चाहते थे कि साफ सफाई जू करे, और जो 1 महीना वो यहाँ पर थी नहीं उसके लिए डॉर्मेट्री फीस देने के लिए कहती है, इसीलिए वो डॉर्मेट्री छोड़ देती है और फीफे के साथ रूम शेयर करने के लिए उसके अपार्टमेंट आ जाती है, जहाँ फीफे की एक और रूममेट रहती है जिसका नाम है चियो। तो जू का फ्रेंड शुआई उसे उसके हॉलिडे स्केच के बारे में याद दिलाता है, जिसे अभी तक उसने सबमिट नहीं किया था, और उसी स्केच को सबमिट करने के बाद ही वो यूनमा कॉर्पोरेशन की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर
कर पाएगी। तो जू मीटियोर शावर देखते हुए अपना और वेकिंग का स्केच बना लेती है, जिसे वो टीचर को सबमिट करती है। तो टीचर उस पेंटिंग को वेकिंग को जाकर दिखाते हैं और उसे देखकर ही वेकिंग ने जू का नाम स्कॉलरशिप के लिए रिकमेंड किया था। तो कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, जू वेकिंग से सॉरी वॉरी कहती है, उसने जितना भी उसके साथ बुरा बिहेव किया उसके लिए, और स्कॉलरशिप के लिए थैंक यू कहती है। तो वेकिंग उसे कहता है कि हम लोग होटल से पहले भी कहीं मिल चुके हैं। फिर उसके थोड़ा करीब जाकर कहता है कि और आगे भी मिलेंगे। ये कहकर वो चला जाता है। तो वो बाहर आकर उसी की बातों के बारे में सोच रही थी, तभी उसे अपने पॉकेट में उसका खोया हुआ लॉकेट मिल जाता है, जिसे वेकिंग ने थोड़ी देर पहले उसके पॉकेट में डाल दिया था। अब ये लॉकेट तो जू से 1 महीने से भी ज्यादा पहले खो चुका था। उसे अचानक से अपने पॉकेट में देखकर वो तो हैरान थी। तभी उसके सामने से वेकिंग गुजरता है, तो वो उसे देखकर कहती कि क्या हम लोग सच में पहले भी मिल चुके हैं। कहकर वो उसी लॉकेट की ओर देखती है। इसी के साथ पार्ट 1 का एंड यहीं पर होता है। तो कहानी आगे काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि सीरीज के अगले पार्ट्स आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।